गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर सेकंड, दादी माँ। इसके जो लेखक हैं वो है शिव प्रसाद सिंह जी। बेटा इसमें यह जो प्रस्तुत पाठ है दादी माँ शिव प्रसाद द्वारा रचित एक कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में लेखक ने अपनी वृद्ध दादी के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया है कि इसमें जो लेखक है उन्होंने अपनी दादी के जो विभिन्न प्रकार के पहलू हैं, मतलब उनकी यादें हैं, उनके जितने भी किए हुए कार्य हैं उन सबको उजागर किया गया है इस पाठ के जरिए। तो हम शुरू करते हैं आपका पाठ सेकंड। कमजोरी ही नहीं अपनी पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों बरसात और बसंत देखने के बाद में मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनबनासा रहता था। मेरे शुभचिंतक मित्र, लेखक कहते हैं कि जो मेरे शुभचिंतक मित्र थे, मुंह पर तो मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते थे और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते थे। इसमें क्या है कि बेटा जो लेखक है वह बहुत ही कमजोर मन का था, उसका जो दिल था वह बहुत ही कमजोर था, वह जरा जरा सी बातों पे घबरा जाता था। इसलिए जो उसके मित्र होते थे उसको पहले तो प्रसन्न करते थे और जब वह चला जाता था उसके पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। मैं सोचता हूँ कि अच्छा अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा। भाई जो मेरे मित्र मुझसे बातें कहते थे मैं उनको कभी भी नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने, बरबस यानी कि अचानक से मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया न चुटती है। कि भाई अचानक से मेरी आंखों के सामने शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया सामने नाच उठती है। मुझे लगता है कि जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। उस धुंधली छाया को देखकर ऐसा लगता है भाई क्वार का महीना एक हमारा देसी महीने का नाम होता है, जिनको हम सावन, भादो, क्वार इनके नाम से जानते हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा था। कि जो मेरा गांव था वहां पर जो गांव के आसपास पानी ही हिलोरे माने होता है बेटा लहरें ले रहा था। दूर के सीमान से बहकर, यानी कि दूर से हरी घास बहकर आए हुए मोथा और सही की अधगली घास है। यानी कि दूर से जो सिवान माने होती है हरी घास, क्या होती है? हरी घास। जो हरी घास है उसके जो अनेक प्रकार की, कहते हैं कि एक तरीके से उसके डंडियां हैं और वो जो घास है हरी घास में अधगली होकर सड़ गई है। गरेऊ और बिन प्याज की चढ़े तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज, यानी कि अनेक प्रकार की घासें हैं जो वहां से बहकर आई हैं बारिश के कारण और अधगली हो गई हैं। सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर, जब पानी जहाँ पर बढ़ जाता है और जहाँ पर ये अधगली घासें और कई प्रकार की नाना प्रकार की बन प्याज, यानी कि प्याज हैं, प्याज कई प्रकार की होती है, हमारी हरी प्याज भी होती है, तो उनकी जो जड़ें होती हैं वे सब पानी में गिर गई हैं। और गिरने के कारण उनमें जब सूरज की गर्मी पड़ती है तो उसके कारण उनमें एक विचित्र प्रकार की गंध यानी कि दुर्गंध पैदा होती है। रास्ते में कुछ कीचड़ सूख गया, यानी कि जो पानी भरा हुआ था वह सब सूख गया है। और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे थे, क्योंकि जो पास में है किनारों पर जलाशय तालाब है उसमें सब बच्चे धमाके से कूद रहे थे। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, यानी कि आषाढ़ के सावन में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगन में चिवड़ा माने होता है सूखे चावल, और गुड़ न मिले तो कोई दुख की बात नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अब सोचने पर क्वार के दिनों में गंधपूर्ण जाग भरे जल में कूदना न हो तो बहुत बुरा मालूम होता है। क्योंकि उस समय जो बारिश का, जिसको हम चौमासा बोलते हैं अधिकतर, उस समय अगर हम तालाबों में ना कूद करना आए तो हमें बहुत बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, भीतर भीतर बेचैन हो रहा था। एक दिन ही कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गए। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती थी। थोड़ा थोड़ा ज्वर माने बुखार हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही करे, रजाई पर रजाई उतरा रात 12 बजे के बाद। यानी कि पहले जो ज्वर था वो धीमा था, लेकिन इस बार जो मुझको ज्वर चढ़ा था, जो बुखार चढ़ा था वो इतना तेज था कि मेरे ऊपर रजाई के बाद रजाई थी। और वह जो ज्वर था, बुखार था, वह उतरा भी कितने बजे? रात के 12 बजे। दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले, यानी कि दादी माँ थी वे पतले दुबले, स्नेह सने शरीर पर सफेद, यानी कि दादी माँ दुबली पतली थी तो उनके शरीर पर सफेद रंग की किनारीहीन धोती थी। उन्होंने सर पे किनारेहीन धोती थी, सन से सफेद बालों की। उनके जो बाल थे सर के, सन माने सर के जो सफेद बाल थे सिरों पर छा रहे थे। टपके हुए जल की शीतलता और उनके बालों में से पानी टपक रहा था।
आते ही उन्होंने सर और पेट छुए। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, कि उन्होंने अपने आंचल की गांठ खोली थी साड़ी के पल्लू की, और पता नहीं किसी चबूतरे में से मिट्टी लेकर आई थी और मेरे मुंह में डाल दी और माथे पर लगाई। दिन रात चाय पास के पास बैठी रहती थी। लेखक बता रहा है अपनी दादी के बारे में, मेरी दादी माँ कितनी सेवा करती थी जब मैं बीमार हुआ था। दिन रात मेरी चारपाई के पास बैठी रही, कभी पंखा झलती यानी कभी पंखा चलाती हिलाती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का रेप रखती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती। कम से कम 10 से 20 बार मेरे माथे और पेट को छूती और बुखार का अनुमान लगाती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर से सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। भाई हमारे घर में कोई बीमार तो आकर नहीं चला गया जिसके कारण लल्ला को बुखार हो गया है। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाई के नाम थे, कि दादी माँ घर की बूढ़ी होने के साथ साथ वो एक प्रकार की वैद्य भी थी। उन्हें गवई गांव की कम से कम 50 तरह की दवाइयों के नाम थे। गांव में अगर कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां पर वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरनाम, निमोनिया तक का, यानी कि मलेरिया, सरनाम, निमोनिया तक का, निमोनिया तक का मलेरिया, सरनाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती, यानी कि हर बीमारी का नाम विश्वास के साथ ही बताती थी। महामारी और विसूचिका दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद, यानी कि जब महामारी के टाइम पे जो भी बीमारियां आती थी, महामारी यानी बीमारी का फैलना होता है, जब बड़ी बीमारी फैल जाती थी के दिनों में रोज उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, यानी कि इन सब की वे एक प्रकार से धुनी देती थी घर में। सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, तो चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, यानी कि उनकी आदत थी कि भाई कोई भी काम अगर समय पर नहीं होता था उनको गुस्सा आता था तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सचर, यानी कि कुनैन जो मिक्सचर की जो बुखार में यूज की जाती है, उसकी शीशी, दवाई की शीशी तिहाई के डर से बुखार भाग जाता था। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता, क्योंकि उस बुखार में मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। किशन भैया की शादी ठीक हुई। अब उनके भाई था, सबसे बड़े भाई का नाम किशन भैया था, उनकी शादी भी ठीक हुई थी। दादी माँ के उत्साह आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, वह बुलाने पर दादी माँ आती। जब पड़ोसी ने आती थी उन्हें बुलाने के लिए, तब दादी माँ आ जाती थी और आती थी। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, यानी कि विवाह शादी का घर ठहरा है। एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं है। जानने को यों अनुपस्थिति बहुत वस्तु तो विलम्ब का कारण बन जाती है। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। लेखक कह रहे हैं कि भाई एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, किशन भैया की शादी के आसपास। बाहरी निकसार में, यानी कि दरवाजे पर दादी माँ किसी से बिगड़ रही थी, यानी कि गुस्सा कर रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। सोने होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दो, यानी कि भाई धन्नो ऐसा नहीं होगा, मुझे तुम मेरे पैसे सूद के साथ आज ही दे दो। तेरी आंखों में तो शर्म नहीं है, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाग रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई नहीं दी, अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, यानी कि एक फसल तो कट चुकी है और तूने अभी तक पैसे भी नहीं दिए, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल भी कटेगी। दूंगी मालकिन, रामी की चाची ने कहा दादी से। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोते हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आपने दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। भाई आप नहीं दया करूंगी तो मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा, मैं कैसे इन संजरों से छुटकारा पाऊंगी। हट हट, अभी नहा के आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। ये देखो यहाँ पर दादी माँ है, उसको पीछे हटा रही है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। वह दादी को पूतो फलो दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने बेहल होकर कहा, बहुत ही खुश होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, मैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूँ बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का।
कि भाई वो दादी माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा आशीर्वाद दे रही थी। और उन्होंने कहा कि बेटा भगवान हमारी मालकिन का भला करे, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देख धन्नो तन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10-5 रुपए के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। यानी कि रामी की जो चाची थी उसने उनके पोते से कहा, पोते कौन थे, जो इसमें लेखक है, उनसे कहा कि भाई तुम्हारी जो दादी माँ है वह देवता है देवता। उस रोज तो वह तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे बिना तो क्या लगे। भाई अगर कोई हमें कुछ सामान दे रहा है और उसे हम टाइम पे ना लौटाएं, तो अगर वो हमें डांटे बिना तो फिर कैसे चलेगा। मैं मन ही मन इस तर्क पर, यानी कि इस बात पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन भैया के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, यानी कि नाच गाना सब तरह का कार्य होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता था। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति यानी कि पुत्र के जन्म तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। आप सबके घरों में आपने देखा होगा कि जब भाई की शादी होती है तो उससे पीछे जो भी हमारे वहाँ कार्यक्रम होता है लेडीजों का वो होता है। तो मेरा ममेरा भाई यानी कि लेखक का जो ममेरा भाई था राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्म का मन एक जैसा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, वेद खुल जाए, निकाल बाहर किया जाऊंगा। भाई लेखक थे, उन्होंने सोचा कि भाई अगर मैं जोर से हंस गया तो मुझे भी सब लोग बाहर निकाल देंगे। पर भाभी की बात पर हंसी न रुकी और भंडाफोड़ हो गया कि भाभी ने ऐसी कुछ हंसी की बात कही कि मेरी हंसी नहीं रुक पाई, जिसके कारण मेरा भंडाफोड़ हो गया, मेरा भेद खुल गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दो। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। दादी माँ ने कहा कि भाई तुम इस लड़के से क्या बात कर रही हो। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं ना तो अवैधान मिल जाता है। हाँ, ये बात जायज है बेटा कि जब हमें मान लो हमारे घर में हमारे मम्मी पापा हमें डांटते हैं और हम दादी बाबा के पास चले जाते हैं तो हमें एक प्रकार से उनकी छत्र छाया में मिलती है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ। एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है कि लेखक कहते हैं कि आज जब दादी माँ नहीं है तो उनकी एक एक बात मुझे ऐसे मालूम हो रही है, ऐसे ऐसे याद आ रही है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते जैसा कैसा नचाता है कि वही जो परिस्थितियां होती हैं उनका जो चक्र होता है वह कैसे सूखे पत्ते की तरह घुमाता है कि हवा का झोंका आए और सूखे पत्ते को कहीं भी ले जाता है। उसी प्रकार परिस्थितियां इंसान को कैसे कैसे घुमाती है। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादाजी की मृत्यु के बाद जब वे बहुत उदास रहती थी, संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था। संसार था उन्हें धोखे देने के बराबर मालूम होता था। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बातें कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले दादाजी की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंताओं ने स्थिति और डावाडोल कर दी थी। यानी कि जिनके इसमें क्या था कि बेटा दादाजी की मृत्यु के बाद जो उनके मुंह बोले दोस्त थे उन सब ने क्या कहते हैं कि उन सब ने दोस्तों ने जो उनकी शुभचिंता में बने रहते थे उन सब ने भी दादी जी को बहुत परेशान कर दिया था। दादाजी के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने यानी कि जो लेखक थे उनके पिताजी थे अतुल्य कि घनी संपत्ति वह माँ ने खर्च कर दी थी। वह घर की तो थी ही नहीं, यानी कि उन्होंने सारा पैसा कर्ज पर लिया था। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। क्योंकि उदास क्यों रहती थी? क्योंकि दादाजी के जाने के कारण। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा, यानी कि पछुआ होता है यानी कि पश्चिम की तरफ से चलने वाली जो हवा होती है, पछुआ होता है जो पश्चिम की तरह से हवा चलती है। पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा। और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ी थी, यानी कि जो पारा होता है हमारा उसकी जो ठंडी थी वह हड्डियों में घुस गई थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिए जलाए हुए हाथ जोड़कर बैठी है। उनका स्नेह कातर आंखों में मेरे आंसू कभी नहीं देखे थे।
मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे तू, क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ने? मैंने उसकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। भैया देखो बेटा, ये दादी माँ है, ऐसे ही गीली साड़ी पहन रखी है और उन्होंने संदूक पर दिया जला रखा है। क्या है पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया है। चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। दादी माँ ने कहा कि बेटा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती है। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या, बापू बोले। रुपया कौन देता? नहीं, क्योंकि उन्होंने दादाजी के श्राद्ध में तो बहुत पैसा खर्च कर दिया था, जिसके कारण उन पर कर्ज हो गए। अब वे यही सोच रहे थे दोनों जने कि इस कर्ज को हम कैसे निपटाएं। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने से हो गए। रोता क्यों है? दादी माँ ने उनका हाथ माथा सहलाते हुए कहा, क्योंकि दादी माँ ने लेखक का और अपने बड़े पोते का माथा सहलाते हुए, यानी दादी माँ ने अपने बेटे का और लेखक के बड़े भाई के का माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ। अपनी संदूक खोलकर एक चमकती हुई चीज निकाली। दे, तेरे दादाजी ने कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं है, इसे संजेज कर रखती थी, यानी कि इकट्ठा कर कर रखती थी। अब उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। जो हम जैसे पुराने लोग होते हैं ना, वे आगे पीछे का सोचकर सब चलते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ साबृष्ट देवी सी लगी, यानी कि बिल्कुल मन से साफ लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मेरी आंखों के सामने से वो धुंधली छाया फिर खत्म हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ गया है, क्योंकि मैं सपना देख रहा था और दादी माँ की वो सारी चीजें मुझे याद आ गई थी। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौआ अपनी घनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही थी। सब धुंधला होता जा रहा था। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ ना रही? क्योंकि दादी माँ के रहने से हमारे घर में खुशियाँ आती हैं।